क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस आदमी को आंख में आंख डालकर चैलेंज कर सको? ये शख्स पानी में पालथी मारकर बैठा है, पूरा शरीर पानी की सतह पर तैरा हुआ और सामने खड़े जानवर डंबल के सहारे भी उसे नीचे नहीं दबा पा रहे। 10 मिनट बीते बीते सामने वाले हांफने लगते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन ये आदमी बिल्कुल पत्थर की तरह अड़िग। पानी से बाहर निकलते ही उसने सामने खड़े सारे तमाशबीनों को 2 बातें सुना दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉस उसके लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आया है। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सच तो ये है, ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी साजिश। तो चलिए कहानी की शुरुआत। हमारे हीरो का नाम है जेम्स। ये पूर्व नेवी सील कमांडो रह चुका है। रिटायरमेंट के बाद भी उसका अनुशासन और गुस्सा दोनों बरकरार हैं। उसका एक सौतेला भाई भी है, जॉनी। जॉनी बिल्कुल उल्टे स्वभाव का है, बेलगाम, जिद्दी, अपने नियमों से जीने वाला। जहां जेम्स धैर्यवान और शांत है, वहीं जॉनी आका गोला। जेम्स जानता है कि उसका भाई कैसा है, इसलिए वो पिता की मौत की खबर उसे नहीं देना चाहता। लेकिन जेम्स की पत्नी लैला का मानना है कि जॉनी को भी सच जानने का हक है, सो वो जॉनी को फोन करके ये दुखद खबर सुना देती है। हैरानी की बात यह है कि जॉनी की आवाज में कोई हलचल नहीं होती, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल पिता का अंतिम संस्कार है और लैला चाहती है कि जॉनी कम से कम आखिरी बार आकर पिता को विदाई दे दे। उसी रात जब जॉनी अपने घर में अकेला वक्त बिता रहा होता है, अचानक उसकी गर्दन पर चाकू आ टिकता है। 2 अजनबी खुद को जापानी गैंग का बंदा बताते हैं और मांग करते हैं वो पैकेज जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे भेजा था। जॉनी उलझन में पड़ जाता है। आखिरी बार जब पिता से बात हुई थी, वो तो अभी डायपर में था। पिता उसे भला पैकेज क्यों भेजेंगे? गुंडे टैटू दिखाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनी का गुस्सा फूट पड़ता है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, ऊपर से पिता की मौत, गुस्सा 7वें आसमान पर। कुछ ही पलों में दोनों गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। बाकी बचे लोग भी जॉनी से भिड़ते हैं, लेकिन तंग जगह जॉनी का अपना रिंग बन जाती है और वो सबको धूल चटा देता है। गुंडों को निपटाने के बाद जॉनी वक्त पर अंतिम संस्कार पहुंच जाता है, लेकिन वहां कई गैंगस्टर भी नजर आ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे लगते हैं, क्योंकि उनका पिता असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और शायद उसके पास दोनों तरफ कानून और अपराध जगत की गुप्त जानकारी थी। 20 साल बाद दोनों भाई आमने सामने आते हैं, लेकिन जॉनी पुरानी दुश्मनी भुलाने नहीं आया। खाने की मेज पर वो साफ कह देता है उसे यकीन नहीं कि उनके पिता की मौत महज एक हादसा थी, इसके पीछे जरूर किसी गैंग का हाथ है। दोनों भाइयों में फिर बहस छिड़ जाती है। जेम्स अब भी मानता है कि ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना थी। भाई की इज्जत रखते हुए जेम्स उसे बाहर ले जाता है, जहां दोनों की फिर तीखी बहस होती है। जॉनी अकेले ही सच का पता लगाने की ठान लेता है। गुस्से में जॉनी बार पहुंचता है। एक ड्रिंक के बाद ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और आंख खुलती है तो वो रस्सियों से बंधा पड़ा है। सामने है इलाके का सबसे बड़ा गैंगस्टर मिस्टर के। मिस्टर के इस बाहरी को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता। पहले वो सभ्यता से पेश आता है, 1 हफ्ते का वक्त देता है शहर छोड़ने के लिए, वरना समुद्र में तैरने भेज देगा। उधर जेम्स भाई की बातों से थोड़ा हिल जाता है। वो इस केस को देख रहे जासूस डिटेक्टिव रेनार्ड के पास पहुंचता है, लेकिन रेनार्ड बताता है घटनास्थल पर न कोई गवाह था, न ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पुलिस ने सिर्फ मौके के हालात देखकर इसे साधारण एक्सीडेंट मान लिया। पहली बार जेम्स के मन में शकक पैदा होता है। वो खुद घटनास्थल जाकर जांच करता है और कुछ अजीब सुराग मिलते हैं। पास ही एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा दिखता है। दुकान का मालिक बदतमीजी से पेश आता है और आखिरकार हमेशा संयमी रहने वाला जेम्स भी अपना आपा खो बैठता है। इसी बीच जॉनी चुपके से पिता के डिटेक्टिव ऑफिस में घुसा है। तलाशी के दौरान अचानक शोर होता है। एक मोटा आदमी अंदर घुस आता है, वो भी कुछ ढूंढ रहा है। मोटा आदमी हैरत अंगेज फुर्ती दिखाता है और जॉनी के हाथ से फिसल जाता है। असल में ये मोटा आदमी पिता का सबसे भरोसेमंद सहायक निकलता है, जो उनके लिए सबूत जुटाने का काम करता था। दोनों वापस ऑफिस लौटते हैं। दीवार पर टंगा एक सर्फ बोर्ड जॉनी का ध्यान खींचता है। सोचने वाली बात है, पिता की उम्र 50 पार, घुटनों में तकलीफ, फिर ये सर्फ बोर्ड किस काम का? जॉनी उसे उठाकर देखता है तो अंदर से एक कागज गिरता है, एक बिल्डिंग का नक्शा। जॉनी अपनी बहन को फोन करता है, जो सरकारी दफ्तर में काम करती है, ताकि वो पता लगा सके ये नक्शा किस लिए है। तभी अचानक जेम्स बंदूक तानकर अंदर घुस आता है। दोनों भाई फिलहाल अपनी लड़ाई भुलाकर सच की तलाश में साथ आ जाते हैं। जेम्स दुकान से हादसे वाला सीसीटीवी फुटेज हासिल करता है। फुटेज साफ दिखाता है गाड़ी ने रफ्तार कम ही नहीं की, यानी ये जानबूझकर की गई हत्या थी और गाड़ी की नंबर प्लेट भी गायब थी। दोनों भाई अब पक्का मान चुके हैं कि ये साजिश है। वो मोटे आदमी को उस नीली वैन का पता लगाने भेजते हैं। जैसे ही दोनों डिटेक्टिव ऑफिस से निकलते हैं, अचानक एक गाड़ी उनकी टक्कर मारती है। ये जापानी गैंग के लोग हैं, उज्जी गन लिए हुए, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए। जॉनी पिस्तौल निकालता है, पर पता चलता है सामने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जेम्स अपनी रिवॉल्वर से दुश्मनों को निशाना बनाता है। जॉनी बिजली की फुर्ती से गाड़ी से कूदता है, आड़ लेते हुए राहगीरों को भी बचाता है। जब उनकी गाड़ी पलटने ही वाली होती है, जेम्स छत पर चढ़कर सही मौके पर छलांग लगाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती हैं, पर बुलेट प्रूफ शीशा नहीं टूटता। आखिरकार जॉनी दुश्मन की गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर निशाना साधता है। धमाका। जेम्स गुस्से में है, उसकी पसंदीदा गाड़ी तबाह हो गई। दिलचस्प बात ये कि डिटेक्टिव उल्टा उन्हीं दोनों भाइयों को जापानी गैंग के लोगों को मारने का
दोषी ठहराता है। उधर बहन को नक्शे की जानकारी मिल जाती है। ये नक्शा एक कैसीनो बनाने का प्लान है जिसका मालिक है अमीर बिजनेसमैन रॉबी शॉ। दोनों भाई सीधा रॉबी शॉ से मिलने पहुंचते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं लेकिन रॉबी शॉ का कहीं अता पता नहीं। तभी मोटे आदमी का फोन आता है। उसे वो नीली वैन मिल गई है और हैरानी की बात वो वैन समुद्र से निकाली गई है। ड्राइवर सरकारी विभाग का एक मामूली अकाउंटेंट था पर वो अब जिंदा नहीं है तो उससे कुछ पूछा नहीं जा सकता। जांच से पता चलता है कि वैन एक कंपनी कोबायाशी इंपोर्ट्स के नाम रजिस्टर्ड है। सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ दिन बाद मोटे आदमी की मदद से दोनों भाई वेटर बनकर रॉबी शॉ की एक शानदार पार्टी में घुस जाते हैं। एक खूबसूरत महिला उनके पास से गुजरती है। जॉनी की नजर उस पर टिक जाती है। बातचीत में महिला को पता चलता है कि जॉनी उसी वॉल्टर की बेटा है जो उनका पिता था। वॉल्टर की मौत की खबर सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसने ही वॉल्टर को अपने पति रॉबी शॉ की जासूसी करने के लिए हायर किया था। वजह पैसा नहीं, तलाक के लिए कुछ सबूत चाहिए थे। यहाँ भीड़ भाड़ में बात करना ठीक नहीं, इसलिए वो जॉनी को अगले दिन होटल में मिलने बुलाती है। अगली सुबह जॉनी वक्त पर होटल पहुंचता है पर वहाँ एक दिल दहला देने वाला मंजर होता है। रॉबी शॉ की पत्नी को उसकी ही गाड़ी में मरा हुआ पाया जाता है। जॉनी का चेहरा तन जाता है। गुस्से को दबाते हुए वो अकेला ही रॉबी शॉ की हवेली पहुंच जाता है जवाब मांगने। लेकिन कितना भी माहिर क्यों न हो, सामने खड़े रॉबी शॉ के मोटे बॉडीगार्ड के आगे उसकी एक नहीं चलती। रॉबी शॉ उसे जान से नहीं मारता बल्कि पुलिस के हवाले कर देता है। जॉनी सोच में डूबा होता है कि तभी उनके गवर्नर मामा बीच में आकर रॉबी शॉ को केस न करने के लिए मना लेते हैं। जेम्स फिर भाई को कोसता है। बेलगाम बिना सोचे समझे काम करने की उसकी आदत के लिए। जॉनी भी हार नहीं मानता। वो जेम्स की कायरता पर सवाल उठाता है। बारिश में दोनों भाई आपस में भिड़ जाते हैं। सालों का गुबार एक ही रात में फूट पड़ता है। ये सिर्फ मुकालात नहीं बल्कि दो अलग अलग जिंदगी के फैसलों की टक्कर है। शांत होकर जॉनी आखिरकार असली सच बता देता है। बरसों पहले उनकी मां को गैंग वालों ने मार डाला था और जेम्स ने डर की वजह से जॉनी को वहां से दूर भेज दिया था, जिस वजह से जॉनी अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जेम्स सफाई देता है। उसने ये सब जॉनी की जान बचाने के लिए किया था। उसकी हिफाजत के लिए यही एक रास्ता बचा था। जब सब कुछ अंधकार में लग रहा होता है, जॉनी की गर्लफ्रेंड का फोन आता है जो नई उम्मीद लेकर आता है। उसे जॉनी के मेल बॉक्स में एक पैकेज मिला है। अंदर एक यूएसबी ड्राइव जो पिता ने भेजा था। ये यूएसबी बेहद अहम है इसलिए वो खुद उसे लेकर आती है। लेकिन यूएसबी खुल नहीं रहा। इसे खोलने के लिए 12 खास शब्दों की जरूरत है। जेम्स को अचानक याद आता है पिता के सामान में एक टिकट था जिस पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे, शायद वही काम आए। जैसे ही मोटा आदमी शब्द टाइप करना शुरू करता है, अचानक एक हेलीकॉप्टर आसमान से नमूदार होता है और उन पर बेतहाशा गोलियां बरसाने लगता है। दीना तुरंत गाड़ी संभाल लेती है ताकि दोनों भाई हेलीकॉप्टर से निपट सकें। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे शानदार एक्शन सीक्वेंस। एक एटीएम 390 मोटरसाइकिल तेजी से पास आती है। दीना गाड़ी घुमाती है, अचानक ब्रेक लगाती है। हत्यारा सीधा गाड़ी पर आ गिरता है। वो पीछे से गाड़ी में घुसाता है, लैपटॉप छीनने की कोशिश करता है। दोनों तंग जगह में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। दीना गाड़ी को इधर उधर हिलाकर उसे गिराने की कोशिश करती है पर हत्यारा हार नहीं मानता। गाड़ी को कसकर पकड़े रहता है और सब मशीन गन निकाल लेता है। दीना अचानक स्टीयरिंग बाईं ओर घुमाती है ताकि रेलिंग से हत्यारा टकरा जाए। जेम्स पूर्व नेवी सील अभी भी उतना ही खतरनाक है। वो हत्यारे को जमीन पर पटक देता है। जैसे ही सब सोचते हैं खतरा टल गया, वही हेलीकॉप्टर फिर वापस आ जाता है। खुशकिस्मती से हत्यारे से मिले हथियार अब उनके पास हैं। गोलीबारी शुरू होने से पहले दीना जॉनी को थोड़ा हौसला देती है पर जॉनी का निशाना चूक जाता है। आखिरकार जेम्स ही मोर्चा संभालता है और पायलट को मार गिराता है। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही हेलीकॉप्टर फिर उनकी तरफ बढ़ता है। आखिरी पल में दीना गाड़ी को एक सुरंग में घुसा देती है और सबकी जान बच जाती है। खतरे से बचने के बाद मोटा आदमी आखिरकार यूएसबी खोल लेता है। अंदर एक बैंक अकाउंट की जानकारी है। पिछले 3 सालों में इस अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख जमा हुए हैं और इस अकाउंट का मालिक कौन है? पीटर फलोय, यानी उनका अपना गवर्नर मामा। दोनों भाई सन्न रह जाते हैं। यकीन ही नहीं होता। सारे टुकड़े जोड़ने पर पूरी साजिश साफ हो जाती है। रॉबी शॉ यहाँ एक कैसीनो रिजॉर्ट बनाना चाहता था। इसके लिए उसे इसे कानूनी बनवाना था। इसीलिए उसने गवर्नर को घूस देकर खरीद लिया और फिर जापानी गैंग को अपने भाड़े के गुंडे बनाया। उनके पिता वॉल्टर रॉबी शॉ की पत्नी के लिए काम करते हुए गलती से इस कैसीनो प्लान के बारे में जान गए थे और सच छुपाने के लिए रॉबी शॉ ने वॉल्टर को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। गुस्से में तपते हुए दोनों घर लौटते हैं। जेम्स को पत्नी का फोन दिखता है और उसका दिल बैठ जाता है। वो पागलों की तरह पत्नी को ढूंढता है। आखिरकार घर में उसे अपने सहमे हुए सिकुड़े हुए बच्चे मिलते हैं पर उनकी माँ वहां नहीं है। उसे अगवा कर लिया गया है। जेम्स बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है। खुद को कोसता है कि वो एक पिता के तौर पर अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। तभी जेम्स के फोन पर एक वीडियो आता है। रॉबी शॉ जिसने उसकी पत्नी और बहन को बंधक बना रखा है, वो मांग करता है यूएसबी के बदले उनकी रिहाई। जेम्स के अंदर सोया हुआ जांबाज सैनिक फिर से जाग उठता है। वो घर का हथियार खाना खोलता है। दोनों भाई फैसला करते हैं हवेली पर धावा बोलकर परिवार को बचाएंगे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भाई बाहर के पहरेदारों को चुपचाप ठिकाने लगाते हैं। सिर्फ 15 मिनट का वक्त है दुश्मन की सुरक्षा तोड़कर अपने परिवार को
छुड़ाने के लिए। जेम्स ऊपर खड़े दुश्मनों पर गोली चलाता है, पर बुलेट प्रूफ शीशे सब रोक देते हैं। एक बॉडीगार्ड जिज्ञासावश खिड़की खोलता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जल्द ही बाहर के सारे पहरेदार साफ हो जाते हैं। जब बाहर के पहरेदारों से कोई जवाब नहीं आता, रॉबिशॉ को शक होने लगता है। वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को हाल चाल जानने भेजता है। कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। इसके बावजूद रॉबिशॉ डरने की बजाय मुस्कुराता है, मानो उसे पूरा यकीन है कि सब कुछ उसके काबू में है। वो जापानी गैंग को भाइयों को खत्म करने भेज देता है, कुल्हाड़ी लिए, कुछ बुदबुदाते हुए, पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए। ठीक उसी वक्त जेम्स की उनसे सीढ़ियों में टक्कर हो जाती है। तंग जगह में लंबी बंदूक कारगर नहीं, इसलिए जेम्स पिस्तौल निकालकर उनसे भिड़ जाता है। जेम्स बिना किसी मुश्किल के सारे गुंडों को निपटा देता है। दोनों भाई जल्द ही पत्नी और बहन को ढूंढ निकालते हैं, पर रॉबिशॉ कहीं नजर नहीं आता। जेम्स जैसे ही पत्नी को बाहर ले जाने वाला होता है, कोई उसे रोक लेता है। उन्हें बता दो, तुमने उन्हें धोखा दिया। जेम्स भाई को ढूंढने निकलता है, तभी चालाक नाकामुरा उस पर घात लगाकर हमला करता है। शुक्र है नाकामुरा का निशाना कमजोर था। गोलियां खत्म होने पर वो बगल से एक बड़ा चाकू निकाल लेता है। जेम्स निहत्थे उससे भिड़ता है, फिर एक भारी डंडा उठाकर उसे सबक सिखाता है। बंदूकों से हटकर ये लड़ाई सबसे कच्चे, सबसे असली रूप में लड़ी जाती है और नाकामुरा आखिर उसी हथियार से मारा जाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था। दूसरी तरफ जॉनी भागने की फिराक में लगे रॉबिशॉ को ढूंढ लेता है। बिना कुछ कहे जॉनी उस पर टूट पड़ता है। ऊपर से नजाकत भरा दिखने वाला रॉबिशॉ असल में कमजोर नहीं निकलता। दोनों की टक्कर बराबरी की होती है। मौका पाकर रॉबिशॉ एक हुक से जॉनी के कंधे को जकड़ लेता है, लेकिन उसे मारने की बजाय ताना मारने लगता है। जैसे ही रॉबिशॉ गोली चलाने वाला होता है, जॉनी एक हैंड ग्रेनेड की पिन खींच देता है। जोरदार धमाके के साथ जॉनी विस्फोट की लहर में उछलकर समुद्र में जा गिरता है। जेम्स बिना एक पल गंवाए समुद्र में छलांग लगा देता है और अपने मरणासन्न भाई को बचा लाता है, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने खून के रिश्ते को बचाते हुए। अगले दिन उनके गवर्नर मामा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंसाफ भले देर से आया हो, पर बुराई कभी कानून के जाल से बच नहीं पाती।